अभी हम कोपेनहेगन के टॉबे आइलैंड्स इलाके में, यहाँ फूल की दुकान है, फल की दुकान है, सब्जियों की दुकान है, शराब की दुकान है, रेस्टोरेंट्स हैं, मीट शॉप हैं, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ होने की वजह बिल्कुल अलग है। आप यहाँ क्या क्या बेचते हैं? हम यहाँ डेनमार्क से आई सब्जियाँ बेचते हैं और फल बेचते हैं, और दुनिया भर से आए फल भी बेचते हैं जी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सी दुकानों पर कोई रखवाली नहीं कर रहा है। आपको डर नहीं लगता कि लोग बिना पैसे दिए सामान उठा कर ले जाएंगे? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। राम राज्य में आपका स्वागत है। दुकान है, सामान है, खरीदार है, खरीदारी भी हो रही है, बस दुकानदार नहीं है। लोग आ रहे हैं, चीजें ले रहे हैं और ईमानदारी से पैसे रख के चले जा रहे हैं। सुना है राम राज्य में भी ऐसा ही होता था। घरों में, दुकानों में ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा राम के युग की बातें तो हम सुनते आए हैं, लेकिन ये आज की तस्वीरें हैं। क्या राम राज्य कहीं सचमुच संभव है? ये सवाल अपने मन में रखिए, इसका जवाब हम ढूंढेंगे। लेकिन फिलहाल एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां रिश्वत और घूस जैसे शब्द लोगों ने सुने ही ना हो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हमारे साथी संजय नंदन एक चौराहे पे खड़े हैं और आने जाने वाले राहगीरों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको कभी ब्राइब या रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया, फोर्स किया गया? और अधिकांश लोगों का जवाब है, व्हाट इज अ ब्राइब? जी हाँ, सच में। क्या आपको कभी रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया? जुर्माना भरने के लिए? नहीं, रिश्वत। रिश्वत क्या होता है? गैर कानूनी तरीके से मांगे जा रहे पैसों को रिश्वत कहते हैं। पुलिस को? कभी नहीं। क्या आपने कभी रिश्वत दी है या कभी देने की कोशिश की है? कभी रिश्वत देने के लिए दबाव नहीं डाला गया, कभी कोशिश भी नहीं की और ना ही कभी सुना कि किसी को रिश्वत देने के लिए उकसाया गया हो। क्या कभी पुलिस ने आप पर रिश्वत देने का दबाव डाला है? नहीं नहीं, कभी नहीं। डेनमार्क में कभी नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा डेनमार्क में होता है। ये सब देख सुनकर हैरत में होंगे आप कि ये कैसा देश है जहां लोगों ने घूस, रिश्वत, ब्राइब जैसे लफ्जों के बारे में सुना ही नहीं है। ये डेनमार्क के लोग हैं जिनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि राम राज्य कहीं है तो यहीं है। भारत से तकरीबन 7,000 किलोमीटर दूर डेनमार्क की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए मिलिए सुजैन प्रेस्टगार्ड से। सुजैन सरकारी अधिकारी हैं। सुजैन पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन शहर में जरूरतमंदों को फ्लैट मुहैया कराने की जिम्मेदारी है। करप्शन से ये देश कैसे बचता है, ये जानने के लिए सुजैन के इस अनुभव पर गौर कीजिए। मुझे कभी किसी ने रिश्वत देने की तो कोशिश नहीं की, लेकिन 1 या 2 बार कुछ लोग मेरे लिए फूल या चॉकलेट्स लेकर आ गए क्योंकि वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको सरकारी घर दे दिया गया था। एक दिन सुजैन अपने ऑफिस में थी। उनके सामने चॉकलेट का डब्बा लेकर एक शख्स खड़ा था। हाथ में फूलों का बुके भी था। जाहिर है खुशी की कोई बात होगी। आप इसे वापस ले जाइए, मैं इसे नहीं ले सकती। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। डेनमार्क में सरकारी मकान का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये साहब सरकारी मकान मिलने पे जो सरकारी अधिकारी हैं सुजैन, उनके पास गए हैं एक गुलदस्ता लेके, खुश हैं। इसमें कोई बहुत गड़बड़ बात नहीं है। जैसे भारत में लोग जब उनका कोई काम हो जाता है तो मिठाई लेके पहुंच जाते हैं सरकारी दफ्तरों में, या कभी कभी सरकारी अफसर खुद उनको मिठाई लेने के लिए कह देते हैं।
तो उनका जाना बहुत गलत तो नहीं था शायद, लेकिन सुजैन घबरा गई हैं। क्यों? ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है। उस व्यक्ति की इस हरकत पर सुजैन को शक हो रहा था, उस व्यक्ति पर नहीं, खुद पर। जैसे ही चॉकलेट और गुलदस्ता लाने वाला व्यक्ति कमरे से बाहर निकला, सुजैन ने दोबारा उसकी फाइल निकाली। वो पसीने से लथपथ हो रही थी, परेशान हो रही थी। फाइल में सुजैन देखना चाहती थी कि कहीं उनसे फ्लैट देने में कोई गलती तो नहीं हुई। जब भी ऐसा होता है तो मैं घबरा कर ये देखने जाती हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं ये सोचकर नहीं रह सकती कि मैं भ्रष्ट हूँ। मैं ये आपके लिए लाया हूँ। मैं ये नहीं ले सकती। सुजैन और उन जैसे दूसरे अधिकारियों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। कई बार तो लोग चॉकलेट और इस तरह के गिफ्ट जबरदस्ती छोड़कर चले जाते हैं। मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। थैंक यू। सुनिए, एक बार एक आदमी मेरी टेबल पर चॉकलेट्स छोड़ के चला गया और वो चाहता था कि मैं उसे रखूं। मैंने इस बारे में अपने बॉस को बताया। हमें पता होता है कि तोहफा किसने दिया, लेकिन हम वो नहीं रख सकते। सरकारी अधिकारी सुजैन कह रही हैं कि वो इस ख्याल के साथ नहीं जी सकती कि उन्होंने कुछ गलत किया हो, भ्रष्टाचार किया हो। इसीलिए फूलों का वो गुलदस्ता, चॉकलेट का वो पैकेट उनकी नज़र में गलत है, भ्रष्टाचार है। सोचिए, कितनी छोटी छोटी बातों तक का ख्याल रखा जाता है, तो बड़ा घपला होगा कैसे। जब इस छोटी सी गिफ्ट तक को रिश्वत माना जा सकता है, तो पैसे की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। ये भारत और डेनमार्क के बीच में पहला बड़ा फर्क है। भारत में अगर ऐसे तोहफे दिए गए होते तो कोई इसको गलत नहीं मानता। सुजैन प्रेस्टगार्ड के कामकाज का तरीका डेनमार्क के राम राज्य की एक झलक देती है। पिछले 7 साल से डेनमार्क में ही रह रहे भारतीय ईशान गुप्ता से हमारी मुलाकात हुई। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ईशान मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही हुई थी। हमने उनसे भारत और डेनमार्क के अनुभवों के बारे में बातचीत की। उन्होंने हमें भारत में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के अपने अनुभव के बारे में बताया। I remember applying for an example for a driver's license in India when I turned 18, and I went to take the test for the exam, and the answers were already marked on the paper. Excuse me, sir. सर, इसमें तो आंसर्स पहले से भरे हुए। हाँ, तुम्हारा समय खराब ना हो इसलिए आंसर पहले से भरवा दिए, और चेक करने में भी समय लगता है ना, समझ गए। वैसे अगर लाइसेंस घर पर चाहिए तो 500 रुपये दे दो, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Which is, one could say, a nice and a convenient service, but it is corruption on a certain level. यहाँ पे when you apply for something like that, first of all, the procedures are all laid out very, very clearly, and all the formalities are done online. It is, of course, the same in India as well. The difference comes in where the rules and the procedures are followed and applied. डेनमार्क में ऐसा क्या है कि वहां के अधिकारी जिन बातों का दावा करते हैं, वैसा ही अनुभव भारत से जाने वाला एक व्यक्ति भी बताता है। सड़क पर आने जाने वाले लोग बताते हैं। क्या डेनमार्क का कानून भारत से बिल्कुल अलग है, या लोग ही कुछ अलग तरह के हैं कि करप्शन होता ही नहीं, या पुलिस ऐसी है कि कानून की हद कोई पार नहीं करता। कोपेनहेगन पुलिस के इन 2 अधिकारियों से मिलिए, सार्जेंट एंड्रयूज डेन और सार्जेंट हैंस क्रिश्चियन से। इन दोनों के साथ हम कोपेनहेगन की सड़कों पर पेट्रोलिंग पर जाएंगे। हम लोग कोपेनहेगन की गलियों में एक पेट्रोल पर निकले हैं। हम लोग कोपेनहेगन की सड़कों पर यह देखेंगे कि कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर
कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो हम उस पर फाइन लगाते हैं। एंड्रयूज डेन गाड़ी ड्राइव करेंगे, जबकि हैंस क्रिश्चियन कानून तोड़ने वालों पर नजर रखेंगे। और हमारी नजर इस बात पर होगी कि डेनमार्क की पुलिस आम लोगों के बीच कैसे काम करती है। पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत चल ही रही थी कि सार्जेंट हैंस क्रिश्चियन ने एक कार ड्राइवर को मोबाइल फोन पर बात करते हुए देखा। हैंस क्रिश्चियन ने कार ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और चालान की प्रक्रिया शुरू हुई। चालान था 1000 डेनिश क्रोन, यानी लगभग 9000 रुपए के बराबर। चालान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद हमने गाड़ी के ड्राइवर मॉर्गन से बातचीत की। मैं गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर रहा था तो मैंने नियम तोड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बुरा लग रहा है? नहीं, ये चालान की प्रक्रिया हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। हमें इससे सबक लेना चाहिए। क्या आपसे ऐसे किसी चालान के समय रिश्वत मांगी गई है? नहीं। क्या आपने कभी रिश्वत देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की? नहीं। पक्का? हाँ, पक्का। डेनमार्क के मॉर्गन को जिस बात के लिए फाइन देना पड़ा, ठीक उसी हालात का सामना ईशान गुप्ता को भारत में करना पड़ा था। वो अपनी कार चलाते वक्त मोबाइल पर बात कर रहे थे कि तभी एक कांस्टेबल ने उन्हें रोका। मोबाइल पे बात कर रहे हो? जी सर। आप जानते नहीं है कानूनन गुनाह है ये? जी सर। आपको चालान भरना पड़ेगा। सर आप चालान बना दीजिए, मैं बाद में कोर्ट में जाकर भर दूंगा। 2000 रुपये पड़ेगा चालान का। सर आपको जितने का बनाना है बना दीजिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ठीक है, दरवाजा खोलो। चलो गाड़ी एटीएम ले चलो। एटीएम? अरे भाई एटीएम से पैसे निकालो, 1000 रुपए दे दो और ये किस्सा खत्म करो यहाँ पे। चलो। He just opened the passenger door and got into the car with me, and he said, "Give me 1,000 rupees." And I said, "Well, I don't have 1,000 rupees. I'm not carrying that. And why don't you have a look at my license instead and give me a ticket if you want to?" And he said, "I'm not interested in giving you a ticket. I want 1,000 rupees." And I was like, "Well, I don't have that." He's like, "Well, I can sit in your car. We can drive to the ATM together. You can withdraw 1,000 rupees and then you can give it to me and you can go on to work." ईशान का जो भारत में अनुभव रहा, वैसा अनुभव आपका मेरा बहुत बार हुआ होगा। सोचिएगा, जब हम ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, तो क्या ले दे के निकलने की बात हमारे मन में नहीं आती? पुलिस अधिकारी रिश्वत मांगते हैं तो देता कौन है? एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दुनिया भर में भ्रष्टाचार पे नजर रखती है। हर साल ये संस्था एक सूची निकालती है जिसमें सारे देशों को आंका गया होता है भ्रष्टाचार के मायने में। 175 देशों की सूची में 2014 में भारत 85वें स्थान पे था। डेनमार्क पहले स्थान पे। डेनमार्क में पुलिस को न्यायपालिका के समकक्ष माना जाता है, यानी जुडिशरी के बराबर माना जाता है ईमानदारी के मामले में। भारत में दुर्भाग्यवश पुलिस को ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995 से लगातार हर साल इस तरह की सूची जारी कर रही है। इस सूची में डेनमार्क ईमानदारी के पायदान पर 9 बार नंबर 1 और 8 बार नंबर 2 पर रहा है। नट गॉडफ्रिडसन डेनमार्क में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के प्रतिनिधि हैं। नट गॉडफ्रिडसन के मुताबिक डेनमार्क में जिन बातों को करप्शन की श्रेणी में रखा जाता है वो महज पैसे के लेन देन तक सीमित नहीं है। अपने फायदे के लिए पावर का गलत इस्तेमाल करना कई प्रकार का होता है, जैसे कि भाई भतीजावाद, रिश्वत लेना, बड़े तोहफे लेना। अक्सर लोग सिर्फ रिश्वत लेने को ही भ्रष्टाचार से जोड़ते हैं, लेकिन हम डेनमार्क में मानते हैं कि भ्रष्टाचार कई तरह से होता है। डेनमार्क ने भ्रष्टाचार की परिभाषा भी बहुत व्यापक रखी है।
यानी कि एक सरकारी अधिकारी को फूलों का गुलदस्ता देने से लेके नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ये सब उसमें शामिल है। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो 2008 में इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक अनुमान लगाया था कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग किस तरह से करप्शन के साथ जीते हैं, क्या असर पड़ता है उनकी जिंदगियों पर भ्रष्टाचार का। उन्होंने पाया कि कम से कम 48% भारतीय गरीब लोग पुलिस को घूस देते हैं। उनका यह अनुमान था कि उस साल में 883 करोड़ रुपए इन्हीं गरीब लोगों ने घूस में, रिश्वत के रूप में दिया, और इसमें से 214 करोड़ रुपए पुलिस को दिया। और ये बात 2008 की है। डेनमार्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में से एक हैं। डेनमार्क दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहाँ के अमीर और गरीब का फर्क दुनिया में सबसे कम है। क्या भ्रष्टाचार ना होने की वजह से डेनमार्क को अमीरी गरीबी के फासले को कम करने में मदद मिली है? ये जानने के लिए डेनमार्क की व्यवस्था को करीब से परखना जरूरी है। और यही वजह है कि आज हम डेनमार्क में हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है और हमारे पीछे है कोपेनहेगन का मशहूर टाउन हॉल। हम यहाँ यह समझना चाहते हैं कि क्यों डेनमार्क की गिनती लगातार उन देशों में होती है जहाँ सबसे कम करप्शन है, भ्रष्टाचार है। आखिर वो व्यवस्था बनती कैसे है? वो कौन से लोग हैं जो मजबूती के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर रखते हैं? और भारत के लोग इस व्यवस्था से क्या सीख सकते हैं? ये वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं? डेनमार्क के इस कहानी को जानने समझने के लिए हमारे साथ होंगे डेनमार्क के पूर्व विदेश मंत्री नील्स हेल्वी पीटरसन। मैं हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करता हूँ। क्या आप अपनी साइकिल पर सवार होकर रोज पार्लियामेंट आते हैं? हाँ, मैं अपनी साइकिल चलाकर रोज संसद आता था। हालांकि अब मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहा। देखा आपने, नील्स हेल्वी पीटरसन साइकिल चलाते हुए डेनमार्क की पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं। नील्स 40 साल तक सांसद रहे हैं। इस देश के वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, इनके पिता मंत्री थे, इनके बेटे भी अभी मंत्री हैं। लेकिन साइकिल का साथ नहीं छोड़ा इन्होंने, सादगी का भी साथ नहीं छोड़ा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डेनमार्क के लिए। बहुत से मंत्री, पूर्व मंत्री ऐसे ही साइकिल पे सादे तौर पे अपने काम के लिए जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जिस समय कोई मिनिस्टर अपॉइंट होता है, उसी समय उस व्यक्ति को अपनी दूसरी सभी कमाई के जरियों और कामों को छोड़ना पड़ता है। जिस दिन आप अपॉइंट होते हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसी दिन बुलाया जाता है और उसी दिन आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके कमाई के दूसरे जरिए भी हैं, और अगर हैं तो आपको उसी वक्त उसे छोड़ना होता है। नील्स हेल्वेक पीटरसन के साथ हम डेनमार्क की पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए। न कोई रोक टोक, न कोई पाबंदी। सुरक्षा जांच के बाद कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो सकता है। इस वक्त हम डेनमार्क की संसद के अंदर हैं, जो 1849 से काम कर रही है। यहाँ हर 4 साल पर चुनाव होते हैं, जिसके जरिए 179 सांसदों को चुनकर यहाँ भेजा जाता है। वैसे तो यहाँ संवैधानिक राजशाही यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और यहाँ की प्रमुख रानी मार्गरेट II हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के नाते शासन की कमान यहाँ की प्रधानमंत्री के पास होती है। डेनमार्क और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बस इतना ही अंतर है कि वहां पर रानी संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। बाकी वहां भी वैसी ही संसदीय प्रणाली है जैसी हमारे यहाँ। सांसद भारत के भी हैं और डेनमार्क के भी। डेनमार्क के सांसद अपना खर्च कैसे निकालते हैं, अपना परिवार कैसे चलाते हैं,
यहां सवाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी है। किसी मसले पर कानून बनाते समय कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी कंपनियों से सांसद प्रभावित होते हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिला डेनमार्क की जानी मानी सांसद कैमिला हर्सम से। 30-40 साल पहले लोग राजनीति के अतिरिक्त खेती भी किया करते थे, लेकिन अब राजनीति एक ऐसा काम है जहां हम लोगों की हर वक्त सहायता करते हैं और जिसके लिए हमें अच्छी सैलरी भी मिलती है। हमारी सैलरी अच्छी है और मान्य है। जब बात दूसरे देश से तुलना की आती है तो हमारी सैलरी इतनी ज्यादा भी नहीं है। राजनीति से जुड़ा एक सवाल राजनीतिक चंदे का है। डेनमार्क में राजनीतिक दलों को 20,000 क्रोन यानी करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा के चंदे की पूरी जानकारी देनी होती है। लेकिन अगर वही रकम 20,000 क्रोन से कम है तो इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है। यही हाल भारत में है, जहां राजनीतिक दल को एक बार में 20,000 या उससे ऊपर के चंदे को उसे देने वाले के नाम के साथ घोषित करना होता है। भारत और डेनमार्क की तुलना करें तो फर्क सिर्फ इतना है कि डेनमार्क में राजनीतिक पार्टियों को सरकारी बजट से पैसा मिलता है। सरकार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पार्टियां अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार पर कर सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़ने में नहीं कर सकती। यहाँ सभी राजनीतिक दल मानते हैं कि सरकारी पैसा ही हम सब के लिए सही है। इससे राजनीतिक दलों के पैसों के लेन देन को लेकर पारदर्शिता आती है। सभी राजनीतिक दल ये मानते हैं कि बड़ी कंपनियों, यूनियन या दूसरे मुनाफों से दलों को फंड नहीं मिलने चाहिए। इसलिए सरकारी पैसे से ही सभी दलों को फंड दिया जाता है। भारत में भ्रष्टाचार, करप्शन एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन डेनमार्क में यह कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेनमार्क में कभी कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ ही नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले इतने कम हुए हैं कि न बाहर आम लोगों के बीच और न ही सांसदों के बीच इस संसद में ये कोई एक बड़े मुद्दे के तौर पर बड़ी समस्या के रूप में देखा जाए। भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा ही अनुभव भारतीय कंपनी L&T इन्फोटेक का भी रहा है। L&T इन्फोटेक का काम डेनमार्क में भी है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सरबजीत देव पिछले 15 साल से कोपेनहेगन में काम कर रहे हैं। कैमिला हर्सम और निल्स हेलवेग पीटरसन के दावों को हमने L&T इन्फोटेक के अनुभव से परखने की कोशिश की। तो सेटिंग अप अ कंपनी बहुत आसान है। इनफैक्ट फॉर लोकल सिटीजन्स और रेसिडेंट्स 2-3 दिन में ही हो जाता है एक कंपनी सेटअप। Then of course you need a lawyer for registration and all. तो हम लोग के लिए it was very very smooth because we are part of a big group. It was not one day, but within 15 days we were ready to go. So absolutely no problem. This is one of the fastest in the world, I can say. सवाल ये है कि डेनमार्क में ऐसा क्यों संभव है? क्या वहां के पॉलिटिशियंस को पैसों की जरूरत नहीं है? राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में खर्च नहीं करना पड़ता? फिर ऐसा क्यों है कि L&T इन्फोटेक जैसी कंपनी को डेनमार्क में 15 दिन के भीतर लाइसेंस मिल जाता है? कभी रिश्वतखोरी का सामना नहीं करना पड़ता। Politicians here are not the most powerful people. They have their responsibilities, and that also reflects जैसे लोगों का decision making के लिए you do not have to reach very senior people. You reach to the local municipality or the local registration office, to the local tax office to get your business done. दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक डेनमार्क में जिन संस्थाओं, जिन व्यवस्थाओं पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं या जो संस्था, जो व्यवस्था सबसे कम भ्रष्ट है, उनमें है एजुकेशन सिस्टम, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी। इन संस्थाओं पर यहाँ के लोगों को इतना ज्यादा भरोसा है कि यहाँ की सरकार को अब तक भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति बनाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। सरबजीत देव के मुताबिक यहाँ व्यवस्था काम करती है और उस सिस्टम, उस व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मंत्री भी नहीं। मनु सरीन डेनमार्क में बराबरी, चर्च और नॉर्डिक कॉरपोरेशन मामलों के मंत्री हैं। भारतीय मूल के मनु सरीन का कहना है,
लोगों का भरोसा व्यवस्था पर है और ये भरोसा खुलेपन की वजह से तैयार हुआ है। हमारे सिस्टम में बहुत पारदर्शिता है क्योंकि हमारे यहाँ पत्रकार हमारे ईमेल्स, डायरी वगैरह देख सकते हैं और हमारे मंत्रालय के सरकारी कागजातों की भी जांच कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ सबके सामने है और मुझे ये लगता है कि हमारा ये कल्चर हमें सालों से भ्रष्टाचार से लड़ने में सहायता करता आ रहा है और इन्हीं सब चीजों को मिलाकर हम भ्रष्टाचार से लड़ते रहे हैं। रामराज में आगे देखिए। रामराज में आज आप डेनमार्क के हालात को देख रहे हैं, कैसे डेनमार्क ने अपने यहाँ रामराज्य कायम किया। आपने देखा कि दुकानें बिना दुकानदार की चल रही हैं। डेनमार्क में सरकारी अधिकारी कैसे काम करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं। कार्यक्रम में आगे देखिए कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी बातें हैं जो डेनमार्क में करप्शन को फैलने से रोकते हैं। क्या भारत और डेनमार्क में सिर्फ सोच का फर्क है जिसकी वजह से हमारे यहाँ करप्शन है और वहाँ नहीं? अगर हमारी सोच में ही खोट है तो वो सोच बनी कैसे? कार्यक्रम में आगे देखिए डेनमार्क में रामराज्य की असली वजह। रामराज्य में अब तक आपने देखा इस बार डेनमार्क में रामराज्य की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपने अब तक देखा कि कैसे लोग व्यवस्था पे भरोसा करते हैं और व्यवस्था के बाहर जाने की किसी भी नागरिक को जरूरत नहीं पड़ती। हालात ऐसे हैं कि राजधानी कोपेनहेगन में जब हमारे रिपोर्टर ने राहगीरों से पूछा कि क्या आपको कभी रिश्वत देनी पड़ी, तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आश्चर्यचकित करने वाली थी। कुछ लोगों ने कहा, ये रिश्वत होती क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है? रिश्वत क्या होता है? गैर कानूनी तरीके से मांगे जा रहे पैसों को रिश्वत कहते हैं। पुलिस को कभी नहीं। आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। फूलों का गुलदस्ता भी सरकारी अधिकारी न ले सकते हैं और न लेते हैं। और अब आगे यह है खुलापन, ट्रांसपेरेंसी। यही एक बहुत बड़ा फर्क है भारत और डेनमार्क में। पहला फर्क, जैसा हमने देखा कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। फूलों का गुलदस्ता तक देना ठीक नहीं माना जाता। और दूसरा ये कि सरकार, मंत्री, अफसर सूचना को छुपाते नहीं है। भारत में भी यूं तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, लेकिन सूचना का मिलना इतना आसान नहीं है, अड़चनें होती हैं। डेनमार्क में सूचना देना एक परंपरा है, उसको थोपना नहीं पड़ता। डेनमार्क में सरकारी कामकाज बेहद सीधा और पारदर्शी है। इस बात को हम भी परखना चाहते हैं। इसी ख्याल से हम कोपेनहेगन म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर पहुंचे। इस कोपेनहेगन शहर में जितनी भी रिहायशी इमारतें हैं, उसका 1/3 हिस्सा सरकार के पास होता है। सरकार के पास इसलिए होता है क्योंकि उन इमारतों को, उन अपार्टमेंट्स को सरकार जरूरतमंद को सौंपती है। अब जरूरतमंद कौन है, किसे कितनी जरूरत है, किसे ज्यादा जरूरत है, इसका फैसला इस डिपार्टमेंट, इस इमारत के अंदर होता है। यहीं हमारी मुलाकात सुजैन पेस्टगार्ड से हुई थी। हमने देखा था कि सुजैन ने एक गुलदस्ता तक लेने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन सवाल सुजैन के ईमानदार होने या ना होने का नहीं, बल्कि व्यवस्था का है। वहां की व्यवस्था कैसे काम करती है? सबसे पहले लोग हमारे विभाग में आते हैं। आप अपने हालातों के बारे में बताते हैं। एक अफसर आपके केस को देखता है, जो कि ये तय करता है कि आप सरकार की ओर से दिए जाने वाले मकान के लायक हैं या नहीं। अगर आप उसके लायक पाए जाते हैं तो आपका केस फिर से एक बार दूसरे अफसर चेक करते हैं कि आपको वाकई इस मकान की जरूरत है, पर आप उसे खरीदने की क्षमता नहीं रखते। आप कितने भी रसूख वाले क्यों न हो, आपका केस बाकी सबके केस की तरह ही देखा जाता है। हमारे यहाँ 2 स्तरीय नियंत्रण प्रणाली है जो इन केसेस को देखती है।
एक नागरिक के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये जानना कि इन दोनों स्तरों पर कौन सा अधिकारी उन्हें मिलेगा। तो इससे अंडर द टेबल रिश्वत देकर सरकारी मकान हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। सुजैन ने काम करने के जिस तौर तरीके का जिक्र किया, ठीक वैसा ही अनुभव ईशान गुप्ता का भी डेनमार्क में रहा था। ईशान जब अपना रेजिडेंट परमिट लेने पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना वो भारत में रहकर नहीं कर सकते थे। And I think the biggest difference is when you approach that desk to talk to the officer sitting over there to submit your application. डेनमार्क में काम करने के लिए विदेशियों को रेजिडेंट परमिट लेनी पड़ती है। रेजिडेंट परमिट के बगैर वहां नौकरी नहीं की जा सकती है। लिहाजा ईशान रेजिडेंट परमिट ऑफिस पहुंचे। वहां जरूरी कागजों के अलावा उन्हें किसी भी बात की अहमियत नहीं दिखी। There is no difference in where you come from, what you're wearing, how much you earn per year, or anything like that. In India, as we know, the big difference is you're treated completely differently if you come from a powerful background, or you have money, or you're willing to pay something to get the process going faster. People are just treated differently. Here, everybody is treated the same way. सरकारी अधिकारी सुजैन काम कैसे करती हैं, ईशान का काम कितनी जल्दी हो गया, ये तीसरा बड़ा फर्क है। डेनमार्क में लोगों को पता है कि काम सिस्टम से ही होगा, सिस्टम के तहत ही होगा, तो फिर सिस्टम को तोड़ने की जरूरत ही क्या है? भ्रष्टाचार की जगह ही कहां बचती है? सरकारी अधिकारियों को ईमानदारी के पायदान पे डेनमार्क में बहुत ऊंचा रखा जाता है। डेनमार्क आज जिस मुकाम पर खड़ा है उसके पीछे एक लंबा इतिहास है। उस दौर में डेनमार्क फ्रांस का साथी हुआ करता था। 1814 में जब नेपोलियन की हार हुई तो डेनमार्क को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लड़ाई के बाद से कमजोर हो चुके राजा को लगने लगा कि अगर भ्रष्ट अफसरों पर लगाम नहीं लगाई गई तो जनता का गुस्सा उनकी सत्ता के खिलाफ फूट सकता है। इसलिए भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। राजा ने उन सभी सिविल सर्वेंट्स को उच्च दर्जे की सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने उचित पेंशन दी और इस सब का मतलब ये था कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपको बहुत ध्यान से रहना होगा और रिश्वत नहीं लेनी होगी। और अगर आप रिश्वत लेते हैं तो आप अपनी नौकरी, वेतन, पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। तब से लेकर अब तक ये माना जाता है कि डेनमार्क में सरकारी अधिकारियों की तनख्वाहें अच्छी हैं। अच्छी तनख्वाह और पेंशन ने डेनमार्क के सरकारी अधिकारियों को करप्शन से दूर रखा है। तो क्या अगर भारत में सरकारी मुलाजिमों की, अधिकारियों की तनख्वाहें बहुत बढ़ा दी जाएं तो करप्शन खत्म हो जाएगा? ये सवाल हमने बहुत से देशों में करप्शन का, भ्रष्टाचार का अध्ययन करने वाले प्रोफेसर हैंस से पूछा। वैसे ये बात पूरी तरह सही नहीं है। उन देशों में भी जहां सिविल सर्वेंट्स के वेतन ज्यादा होते हैं वहां भी भ्रष्टाचार पाया जाता है। भ्रष्टाचार वहीं कम हो सकता है जहां लोगों को नौकरी उनकी योग्यता के बल पर मिले, न कि भाई भतीजावाद की वजह से या आपसी संबंधों से। ये प्रणाली भारत में सालों से चली आ रही है। दरअसल भारत और डेनमार्क में बड़ा अंतर सोच का भी लगता है। भारत में रिश्वत लेना या देना इतना आम हो चुका है कि सिर्फ कानून की मदद से इसे बदलना, इसे रोकना नामुमकिन लगता है। सोच बदलने की जरूरत है। वैसे ये सोच, ये माइंडसेट तैयार कैसे होता है? ये सोच बनती बिगड़ती कैसे? आपके अनुभवों के आधार पर, इस अनुभव, इस विश्वास, इस भरोसे के आधार पर कि आप अगर किसी दफ्तर में गए तो बगैर रिश्वत दिए भी आपका काम हो सकता है। बहरहाल अगर सिर्फ कानूनों की बात की जाए तो डेनमार्क में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, जबकि भारत में भ्रष्टाचार निरोधक कानून मौजूद है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भारत में किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेने पर 3 से 7 साल तक की सजा का नियम है।
लेकिन भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले तो कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियां अपने काम में ढिलाई बरतती हैं और फिर एक जटिल और लंबी न्यायिक प्रक्रिया चलती है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार के हजारों मामले अदालतों में चलते रहते हैं और लोगों में इसे लेकर कोई डर नहीं रह गया है। जबकि डेनमार्क में पुलिस और न्यायिक व्यवस्था दोनों को ही बेहद मजबूत माना जाता है। डेनमार्क की अदालतें लोगों की नजरों में सबसे कम करप्ट संस्था है। भारत में 3 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ, तब मांग उठी लोकपाल की। लोकपाल यानी एक ऐसी संस्था जो भ्रष्टाचार के मामलों पर स्वायत्त तरीके से यानी बगैर किसी के प्रभाव में आए कार्रवाई कर सके। एक ऐसी संस्था जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। एक ऐसी संस्था जो आम आदमी से लेकर सरकारी अफसर और मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। कई दशकों से भारत में कोशिशों के बाद लोकपाल की नियुक्ति का कानूनी रास्ता साफ हो चुका है और जल्दी ही भारत में लोकपाल की नियुक्ति भी होने वाली है। वैसे ये जो लोकपाल व्यवस्था है, ओम्बुड्समैन व्यवस्था है, वो डेनमार्क में सालों से काम कर रही है। 1954 में पहले ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हुई थी। देश में भ्रष्टाचार को फैलने से रोकना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार पर नजर रखने का काम लोकपाल का होता है। डेनमार्क में लोकपाल व्यवस्था की शुरुआत 1954 से ही हो गई थी। यहाँ लोकपाल का चुनाव डेनमार्क की संसद करती है। लोकपाल के पास बहुत ही सख्त जांच संबंधी शक्तियां होती हैं। देखा जाए तो लोकपाल किसी भी केस की जांच कर सकता है। ये जांच वो किसी की शिकायत या स्वयं की पहल से भी कर सकता है। इसके लिए उसे हर संभव प्रशासनिक मदद मुहैया कराई जानी चाहिए। लोकपाल के तहत ये व्यवस्था है कि किसी भी मुजरिम को वो सजा देने की सलाह दे सकता है, लेकिन खुद सजा नहीं दे सकता। उस मुजरिम को सजा देना वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है। ओम्बुड्समैन को डेनमार्क में न्यायपालिका से भी ज्यादा भरोसेमंद संस्था माना जाता है। वही नियम कायदे, वही सरकारी ढांचा, लेकिन उस व्यवस्था में मौजूद लोगों की अपनी ईमानदारी, व्यवस्था में पर्याप्त पारदर्शिता और सरल प्रक्रिया, ये वो बातें हैं जो डेनमार्क के सरकारी तंत्र को भारत से अलग करती हैं। इन वजहों से वहां भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगती है। गौर करने की बात है कि ये व्यवस्था हमारे यहाँ की व्यवस्था से बहुत अलग नहीं है। संसद से लेके अदालतों तक, संविधान से लेके कायदे कानूनों तक भारत किसी तरह से डेनमार्क से कमतर नहीं है, बल्कि हमारा कानूनी ढांचा कई मायनों में उससे बेहतर है। तो ऐसा क्या है कि भ्रष्टाचार कम करने के मामले में, ईमानदारी के मामले में वो भारत से आगे है, बल्कि दुनिया के सभी देशों में पहले स्थान पे है? कारण है विश्वास। अभी हम कोपेनहेगन के टॉबे एलेंस इलाके में। यहाँ फूल की दुकान है, फल की दुकान है, सब्जियों की दुकान है, शराब की दुकान है, रेस्टोरेंट्स हैं, मीट शॉप हैं, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ होने की वजह बिल्कुल अलग है। आप यहाँ क्या क्या बेचते हैं? हम यहाँ डेनमार्क से आई सब्जियाँ बेचते हैं और फल बेचते हैं, और दुनिया भर से आए फल भी बेचते हैं। जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सी दुकानों पर कोई रखवाली नहीं कर रहा है। आपको डर नहीं लगता कि लोग बिना पैसे दिए सामान उठा कर ले जाएंगे? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। यानी व्यवस्था में विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास, डेनमार्क के रामराज्य की नींव है। इसी के सहारे डेनमार्क दुनिया का सबसे ईमानदार देश बन गया है। भारत इस मामले में 85वें पायदान पे है। भारत में करप्शन के खिलाफ जो प्रयास हो रहे हैं उससे चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी भी स्थिति डावाडोल है। आप और मैं जानते हैं कि भ्रष्टाचार भारत में बहुत व्यापक है। डेनमार्क ने करप्शन से छुटकारा पाके अपनी आर्थिक हालत को बहुत सुदृढ़ किया है। भारत में हम अरबों रुपए का नुकसान सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से होता देखते हैं। डेनमार्क में इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। इनके लिए लोग संवेदनशील हैं।
भारत में करप्शन को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि करप्शन तो होना ही है। तो कहानी एकदम साफ है, जब तक आप और हम छोटे छोटे भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं इनको नज़रअंदाज करते रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक करप्शन खत्म नहीं हो सकता। और सरकार को अपनी पूरी सोच में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रयास को लाना होगा, शामिल करना होगा, क्योंकि कोई एक व्यवस्था या कोई एक कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ सकती।